सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो किताबों के साथ मुंसलिक है जम्मू कश्मीर में वो पब्लिक लाइब्रेरीज जो भी किताब है जिसकी प्राइस 2000 से ऊपर है वो परचेज नहीं करते हैं। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात अलग अलग लोगों से कराते हैं और आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ किताबों की दुनिया से है, जिनका नाम है शेख एजाज़, जो कि CEO हैं गुलशन बुक्स के। वेलकम टू द शो एजाज़ साहब। शुक्रिया जनाब। एजाज़ साहब, जब हम किताबों की बात करते हैं कश्मीर में तो गुलशन बुक्स का नाम जो है काफ़ी ऊपर आता है, काफ़ी मकबूल नाम है, काफ़ी मशहूर नाम है, लोगों को पता है इस के बारे में। लेकिन अगर आपसे हम जाने तो गुलशन बुक्स जो है वो शुरू कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री का है, ये जो पब्लिशिंग का सिलसिला है ये कब से और कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ इस चीज़ का कि जो आपने कहा कि गुलशन बुक्स का नाम पहले आता है, ये अल्लाह ताला का फजल करम है। तो गुलशन बुक्स की जो हिस्ट्री है ये 1932 से शुरू हुई है। हमारे परदादा जो थे वो बुक ट्रेड के साथ जुड़े हुए थे, तो जिसका रिकॉर्ड हमारे पास 1932 से है अभी तक। तो उससे पहले भी हो सकता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये काम शुरू किया हो, लेकिन 1932 से जो हमारे परदादा थे उन्होंने काम शुरू किया था। तो उसके बाद फिर हमारे दादा थे, वो भी इसी ट्रेड में आए थे। फिर हमारे वालिद साहब और हमारे चाचा वो भी इस ट्रेड में आए और अल्लाह ताला के फजल करम से अब हम हैं इस ट्रेड में। और माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हमारे बच्चों ने भी यही ट्रेड ज्वाइन किया है जी। तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं पब्लिशिंग के हवाले से, तो जो ये पब्लिशिंग का सिलसिला है ये कैसे शुरू हुआ है कश्मीर में? क्या आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? क्योंकि गुलशन बुक्स जैसे आपने कहा 1932 से ये शुरू हुआ है एक जी बिल्कुल सिलसिला इसका। उससे पहले भी किताबें छपती होंगी, लोग उससे पहले भी किताबें पढ़ते थे, तो वो कुछ आइडिया है कि पब्लिशिंग का जो ये सिलसिला है कश्मीर में कब से शुरू हुआ? तो हमारे पास कंपनी का रिकॉर्ड जो है, हमारी पहली दुकान जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी पटन में। एक्चुअली 1947 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लाहौर जो जाता था पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद वगैरह जो रास्ते जाते थे वो वायर बारामूला वगैरह, तो पटन में एक मेन स्टॉप हुआ करता था 1947 से पहले। तो वहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों ने बुक्स की दुकान शुरू की थी और हमारे पास मतलब कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं जो लाहौर में किताबें हमारी छपी हैं। तो उन दिनों हमारी कंपनी का नाम हुआ करता था शेख मोहम्मद इब्राहिम शेख गुलाम कादिर के नाम से किताबें छपती थी। जो हमारे परदादा थे उन्हीं के नाम से, वो दो चचेरे भाई थे आपस में, तो उन्होंने पब्लिशिंग का काम शुरू किया था और लाहौर में किताबें उन दिनों छपती थी, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास भी है। और गूगल सर्च करेंगे आप, वहाँ भी आपको वो रिकॉर्ड मिलेगा, PDF बुक्स वो मिलेंगी। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान। द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 969747444444। तो बाद में ये गुलशन बुक्स का नाम कैसे आया? दादा थे, हमारे दादा जो थे छताबल में उन्होंने काम शुरू किया था। तो उसके बाद हमारे वालिद साहब ने ये फतेह कदल से काम शुरू किया है। 1948-49 से शेख मोहम्मद उस्मान एंड सन्स के नाम से किताबें हमारी जो है वो पब्लिश होने लगी। और उसके बाद 70s के आसपास फिर उन्होंने एक कंपनी और खोली गुलशन बुक डिपो के नाम से। जो पहले हुआ करता था गुलशन बुक डिपो फतेह कदल श्रीनगर। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाती हैं, फिर गुलशन पब्लिशर्स हुआ और उसके बाद अभी जो चल रहा है वो शॉर्ट हमने कर दिया गुलशन बुक्स के नाम से। जी बिल्कुल, जो आजकल सब लोग जानते हैं। जैसे आपने ये पब्लिशिंग की एक हिस्ट्री बताई, आपने कैसे और कहाँ से शुरू किया है। अगर हम आज के वक्त में देखें तो पब्लिशिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता है, बिजनेस के एतबार से भी अगर देखेंगे। जी बिल्कुल। तो कश्मीर में पब्लिशिंग का जो काम है वो कैसा जा रहा है आज के वक्त में? और उसके साथ साथ पब्लिशिंग कंपनी महज सिर्फ उसका काम किताब पब्लिश करने तक महदूद नहीं रहता है, एक लंबा प्रोसेस है। लोग अक्सर कमीशन करते हैं पब्लिशिंग हाउस किसी राइटर को बुक, या उसके साथ साथ एक बड़ी टीम रहती है, एडिटोरियल बोर्ड रहता है, एडिटर्स रहते हैं। क्या वो तमाम फैसिलिटी आपकी पब्लिशिंग हाउस में मौजूद है? हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है अल्लाह ताला के फजल करम से। जैसे हमारे पास पहले
कोई अप्रोच करता है कि उसको बुक पब्लिश करनी होती है, तो एक मेल आ जाता है हमारे पास, क्योंकि हम रिटन में सारा लेते हैं, तो मेल आ जाता है और बुक्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेते हैं उनसे, और उसके बाद जो हमारे एडिटोरियल बोर्ड की टीम है तो वो सिलेक्ट करते हैं कि इस बुक को हम पब्लिश करें या ना करें। अच्छा। तो उसके बाद ही फिर ऑथर के साथ डील होती है। अगर हमें ये बुक पब्लिश करनी है तो फिर उसके बाद उनके साथ हमारी डील होती है कि भाई हम इस बुक को पब्लिश करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह क्या रहेंगे। जैसे कश्मीर में एक और चीज़ बहुत उरूज पे अभी है, वो है सेल्फ पब्लिशिंग। जी बिल्कुल। छोटे छोटे नौजवान लड़के लड़कियां किताबें लिखते हैं, अब वो किस लेवल तक लिख पाते हैं या क्या है, कुछ उसमें अच्छे भी होते हैं, कुछ उस मयार को पूरा नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो सेल्फ पब्लिशिंग के हवाले से आपका क्या थॉट है, क्योंकि आप इस बिजनेस में बहुत पुराने हैं। सेल्फ पब्लिशिंग जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो एक पब्लिशर होता है, पब्लिशर को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। पब्लिशर के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो पब्लिश, कोई भी किताब हम जब पब्लिश करते हैं, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये लोगों को क्या दे रहे हैं, किस तरह की हिस्ट्री, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी एस्पेक्ट्स है, तो वो हमें भी जिम्मेदारी इस चीज़ की है कि हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जो सेल्फ पब्लिकेशन है, सेल्फ पब्लिकेशन का आपने अभी कहा कि मियार उसमें अभी उतना भी नहीं होता है कि जितना होना चाहिए, या कुछ किताबों में मियार बहुत अच्छा होता है। तो सेल्फ पब्लिकेशन में एक ऐसा है कि जैसे किसी बच्चे ने किताब खुद सेल्फ पब्लिश करवा ली, एक उसको हिम्मत मिलती है कि नहीं भाई मेरी किताब कुछ पैसों में तैयार हो गई और मार्केट में मैंने किताब को डाला, किसी ने सराहा, किसी ने इसकी तारीफ की, किसी ने इसकी पोर्शन में बात की, लेकिन उससे उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया सेल्फ पब्लिशिंग से, तो उससे उनकी हिम्मत होती है, बढ़ती है कि भाई आगे की, अगर पहली किताब किसी बच्चे ने पब्लिश की है, सेल्फ पब्लिश की है, तो दूसरी किताब में वो कमियां निकालता है कि जो पहली पब्लिशिंग में उसको हुई थी वो दूसरी किताब में, तो उससे ये हुआ है कि मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल गया बच्चों को, और दूसरी तरफ से कि उनको भी हिम्मत होती है कि नहीं भाई कुछ करें। इस लिहाज से आप देखते हैं कि एक बेहतर स्टेप है। हाँ, ये बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि पब्लिशर को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसको मार्केटिंग भी देखनी होती है, पब्लिशर को अपना पैसा लगाना होता है किताब के अंदर, उसके बाद वो मार्केटिंग देखता है, एडवर्टाइजिंग देखता है, रेपुटेशन देखता है अपनी पब्लिशिंग कंपनी की, ये चीज़ें सारी देख के ही पब्लिशर बुक को पब्लिश करता है। हाँ। तो एक पब्लिशिंग हाउस जैसे गुलशन बुक्स है कश्मीर में, पुराना पब्लिशिंग हाउस है, बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, तो अगर नया कोई शख्स आपको अप्रोच करता है, उनका मार्केट वैल्यू अगर हम देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं रहता एक पुराने शख्स के कंपैरिजन में, जो एक पुराना राइटर रहता है। जी बिल्कुल। तो वहाँ आप ये सब चीज़ें देखते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मार्केट भी हमें देखना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो कम से कम 20-30 हज़ार का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें भी जहन में रखते हैं जब कोई नया राइटर आपके पास आता है? नहीं, वो चीज़ें तो हम जहन में रखते हैं, लेकिन नए राइटर को भी हम मौका देते हैं कि अगर उसमें कोई खामी है, कोई किसी चीज़ की कमी है, उसके साथ बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ये चैप्टर में इस तरह की खामी है, इसमें इसको आप ठीक कीजिए। तो अगर वो फिर बात बन जाती है आपस में पब्लिशर और ऑथर के बीच में, तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, हम पब्लिश कर लेते हैं बुक को, उसको समझाते हैं कि भाई आपने ये 10 चैप्टर लिखे हैं, इन 10 चैप्टरों के अंदर ये खामियां हैं, ये चीज़ें आप हमें डाटा दे दीजिए इसमें, क्योंकि आपने जो डेट्स दिए हैं या आपने जो रेफरेंसेस दे दिए हैं या रेफरेंसेस नहीं है किताब के अंदर, ये आप हमें प्रोवाइड कीजिए, तब जाके हम आपको पब्लिश करेंगे किताब। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आजकल के बच्चे जो किताबें नहीं आ रही हैं, हम भी पब्लिश कर रहे हैं, बाहर से भी पब्लिश किताबें हो रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छा मटेरियल भी होता है बुक्स के अंदर, और साथ में लिखते भी बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल का आज जो मतलब हमारे छोटे बच्चे हैं अच्छे लेवल पे लिखते हैं। एजाज साहब, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में अदीबों का, शायरों का काफ़ी दबदबा रहा है, बड़े से बड़े पैमाने के अदीब और शायर कश्मीर की सरजमीन ने पैदा किए हैं। लेकिन जब हम आज देखते हैं, जैसे आपने कहा कि लोग लिखते हैं, लेकिन लिखते तो हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो कमी महसूस होती है कि पढ़ने वाले कम हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पढ़ने वाले बहुत कम हैं कश्मीर के अंदर, नहीं ये पूरी दुनिया में अब एक वेव चल रही है जैसे कि, लेकिन शुक्र है रब्बुल आलमीन का, पहले एक देखा होगा आपने 4-5-6 साल पहले जब डिजिटल सारा हुआ था, अमेज़ॉन का आया था, वो डिजिटल बुक्स आई थी, PDFs आई थी, लेकिन शुक्र है रब का वो धीरे धीरे कम हो गया पिछले 3 सालों से। जितना उरूज पे वो पहले 2-3 साल रहा, तो उससे वो बहुत कम हो गया। PDF अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या एम-बुक वगैरह जितने भी डिजिटल फॉर्मेट में किताबें आई, तो अब बुक ही पसंद कर लेते हैं लोग, डिजिटल बहुत कम हो गया पिछले 3 सालों के अंदर। इसकी वजह क्या समझते हैं आप कि किताबों से लोग दूर हो रहे हैं?
जो डिजिटलाइज हुआ था वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है लोगों को कि जो एक किताब, जैसे किताब आप हाथ में रखेंगे, जो एक पढ़ने में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, वो आपको डिजिटल में नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें आपको डिजिटल में नहीं मिलेंगी, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। क्या आप समझते हैं कि जो ये किताबें हम बेचते हैं मार्केट में, जो बिकती हैं जी, इनकी कीमत भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग शायद अफोर्ड भी नहीं कर वो तो पाते? सबसे बड़ी वजह है इस चीज़ की। क्योंकि देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, जो हम किताबें पब्लिश कर रहे हैं बहुत हाई कीमत होती हैं इन किताबों की, क्योंकि क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्वालिटी आपने देखी होगी हमारी किताबों की, या बाहर जो किताबें कश्मीर में छपती हैं उनकी भी क्वालिटी आपने देखी होगी, लेकिन क्वालिटी में हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस वजह से किताबों की कीमत जो है वो हाई हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि प्रिंट रन बहुत कम होता जा रहा है किताबों में। जैसे हम पहले किताबें छापते थे, वो 1100 किताबें छपती थी उन दिनों, फिर 500 पे आ गई, फिर 300 पे आ गई। अब डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल पे किताबें छप रही है। तो अब बाहर के पब्लिशर ऐसे भी हैं कि जो मतलब डिमांड, POD जिसको बोलते हैं हम, प्रिंट ऑन डिमांड। जैसे आपने ऑनलाइन थ्रू एक किताब का ऑर्डर किया, वो एक किताब डिजिटल प्रिंट निकलती है और आपके पास आ जाती है किताब। तो ये चीज़ें बहुत हो गई, और ये चीज़ें एक्सपेंसिव बहुत हो गई। क्योंकि जो 1100 किताबें जब हम छापा करते थे तो हमें जो लागत होती थी वो बहुत कम पड़ती थी किताब के ऊपर, और जो हम 300 किताबें छाप रहे हैं या 500 किताबें छाप रहे हैं, वही 1100 किताबों की कीमत हमें देनी पड़ती है। जैसे अखबार से जो आप खुद आप जुड़े हुए हैं प्रिंट मीडिया के साथ, तो आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा। तो बस सेम सिचुएशन है। और दूसरी बात यह है कि अब डिमांड भी बहुत कम है किताबों की, और सपोर्ट भी नहीं है। मतलब जैसे हमारी कंपनी है, कोई किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या कुछ हो, क्योंकि किताबें जो हम ऑन बिहाफ खुद छापते हैं, हमारा सारा अपना खर्चा होता है इसमें, और बेचते भी हम खुद हैं। जी, ऐसा भी इसमें देखने को मिलता है, जैसे आपने कहा कि किताबें महंगी है, वो प्रिंटिंग की वजह से हो जाती है। अब कोई शख्स 2-3 हज़ार रुपये की किताब अफोर्ड नहीं कर पाता है, नॉर्मल जो मिडिल क्लास है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो PDF फॉर्म में पढ़े। PDF उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या 100-200 रुपये में मिल जाता है। बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी किताबें लोग खरीदना कम हो गए, बहुत कम हो गए। हाँ, और ये फैसिलिटी हमने भी रखी हुई है। तो कुछ है ऐसा तरीका जिससे कॉस्ट कटिंग हो सके? नहीं, ऐसा अभी कोई तरीका नहीं है कि किताबों की दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्शन जो हमारी है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी कास्ट बढ़ती जा रही है, वो डाउन नहीं हो रही है। तो जो मतलब लास्ट ईयर हम किताबें छापते थे, जो किसी भी चीज़ का कोई भी रेट होता था, वो आज वो रेट नहीं है, उस पर चढ़ता है। जैसे GST आ गया, GST पहले था नहीं, तो अभी भी किताबों के ऊपर, जैसे आप रॉ मटेरियल हम जैसे खरीदते हैं बाहर, सारा हमारा दिल्ली में काम होता है, तो जब जितना भी रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं उस पर हमें GST देना पड़ता है। और जब किताब तैयार हो जाती है तो उस पर कोई GST नहीं है। जैसे प्रिंटिंग है, इंक है, पेपर है, बाइंडिंग मटेरियल है, डिज़ाइनिंग है, लेमिनेशन है, सब चीज़ों के ऊपर GST है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं, ये आम लोगों के लिए प्रिंट या पब्लिश नहीं करते हैं, ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के लिए पब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से भी, क्योंकि इनका कॉस्ट निकल जाता है, जब पब्लिक लाइब्रेरीज में ये किताबें जाती है वहाँ से पैसा आ जाता है। तो क्या ये किस हद तक सही है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ पब्लिशर ऐसे हों कि जो गवर्नमेंट के लिए किताबें छापते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किताबें छापते हो, लेकिन हमारी कंपनी को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पे हम डिपेंड नहीं है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो किताबों के साथ मुंसलिक है जम्मू कश्मीर में, वो पब्लिक लाइब्रेरीज है। वहाँ अक्सर जो किताबें पहले हुआ करती थी वो नॉर्मल किताबें होती थी, एकेडमिक्स की नहीं होती थी, लेकिन कुछ साल से हमें कुछ जो इनके लाइब्रेरीज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज या बड़ी लाइब्रेरीज है, वहाँ एकेडमिक्स की किताबें भी मिलती है, जिससे बच्चों को थोड़ी सहूलत मिलती है। बिल्कुल। तो उनके साथ कैसे टाई अप से वहाँ किताब, अगर एक महंगी किताब भी वहाँ चली जाए, तो अगर मैं आपसे ख़रीदने की ताकत नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं पब्लिक लाइब्रेरी में जाके वो 15 दिन के लिए या 14 दिन के लिए जो उनका वो सिस्टम होता है, बोरो कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ वो किताब। तो अगर उनके साथ एक अच्छा टाई अप हो, अच्छा रिलेशन रहे किसी भी पब्लिशर का, ना सिर्फ आपका, तो शायद जो लोग हैं वो किताबों की तरह ज़्यादा उनका जो है रुझान बढ़ेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन उन्होंने अपने कुछ बायलाज इस तरह के बना रखे हैं कि जो भी किताब है जिसकी प्राइस 2000 से ऊपर है वो परचेज नहीं करते हैं। तो 2000 तक आपको टेक्स्ट बुक, आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक्स की रेट्स क्या जा रही हैं आजकल, वो 800, 1200, 1500, 400, ये टेक्स्ट बुक्स की। पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। वहाँ पे जो भी किताब अच्छी होती थी, जिस किताब का मैटर अच्छा होता था, वो परचेज करते थे। लेकिन जब से ये 2000 रुपये उन्होंने वो एक स्टैंप लगा दी कि 2000 से ऊपर परचेज नहीं करनी है किताब,
बस 2000 तक ही किताब की प्राइस हो तब परचेज करेंगे। उससे वो क्वालिटी में उनका बहुत डाउन क्वालिटी अब जा रही है। किताबें होंगी जो रह जाती होंगी फिर? काफ़ी नहीं, 70% किताबें जो है वो 2000 से ऊपर किताबें हैं जिनकी प्राइस 2000 से ऊपर होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। मैं प्रिंटिंग क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं मैटर क्वालिटी की बात कर रहा हूँ जो होनी चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी में। तो जो जिससे आम पब्लिक को, हमारे यूथ को बहुत नॉलेज मिलेगी। तो लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक फैसला होता है। ये कब से हुआ, ये जो स्लैब 2000 का आया है? ये पिछले 3-4 सालों से हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। पहले नहीं था जी। तो इसकी वजह से कभी आपकी यहाँ जो पब्लिशर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी कोई बात हुई लाइब्रेरीज के अथॉरिटीज़ के साथ? क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोग हैं जो महरूम हो जाएंगे पढ़ने से, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी अपलिफ्टमेंट में। क्योंकि जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें वहाँ तमाम तर किताबें मिलती है, फिर चाहे वो किसी भी शख्स ने लिखी हो, किसी भी मकसद पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहाँ किताबें अवेलेबल होती थी। तो कुछ मीटिंग इस हवाले से कभी कोशिश की आपने या किसी और? वर्बली हमने बहुत बार उनको बता दिया वर्बली, लेकिन लिख के हमने नहीं दिया उनको वर्बली कि ये ठीक नहीं है कि 2000 तक जो आपने अपना एक बायला रखा हुआ है कि 2000 से ऊपर किताब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको अभी देखिए हमारी किताबें आ रही हैं, 3 वॉल्यूम में किताब आ रही है हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अभी, तो उसकी प्राइस मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार रुपये रहेगी किताब की प्राइस वॉल्यूम पर, नहीं 3 वॉल्यूम का। अच्छा 3 वॉल्यूम, हाँ। तो अब देखिए कैसे ले लेंगे वो। अच्छा, किताब के अंदर मोर देन कम से कम एक 3 वॉल्यूम में किताब आ रही है, कम से कम उसमें 3500 रेफरेंसेस है। अब जो ऑथर ने मेहनत की है, बताइए आपने 3500 रेफरेंस एक किताब के अंदर, और वो भी सिर्फ एक ही टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ऑथर ने कितनी मेहनत की होगी। और हम पब्लिशर है, हम भी अपनी तरफ से प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं रखेंगे, और मैं समझता हूँ कि उस किताब में मैटर में कोई कमी नहीं है। तो अब जब हम सिलेक्शन के लिए किताब वहाँ भेजेंगे, हम भेज ही नहीं पाएंगे क्योंकि किताब की कीमत 6 या 7 हज़ार है और उनका अपना बायला है कि 2000 से ऊपर लेनी नहीं है। ये कहीं रिटन में मेंशन है कि हम 2000 से ऊपर किताब नहीं? जी बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट निकलता है हर साल पेपर में, एडवर्टाइजमेंट उनका आता है, सबमिशन ऑफ कैटलॉग, सबमिशन ऑफ बुक्स। तो उसमें लिखा होता है कि 2000 से ऊपर कोई भी किताब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो बाहर की लाइब्रेरीज में भी ऐसा सिस्टम नहीं है? ये हमारे सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है, बाहर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं। बाहर किताब देखते हैं कैसी है, अच्छी है, मैटर किताब का अच्छा है, किताब की क्वालिटी अच्छी है तो परचेज कर, रिव्यू होता है, उसके बाद परचेज हो जाती है। बिल्कुल हाँ। पैसे का कोई स्लैब नहीं? नहीं कोई स्लैब नहीं है किसी भी जगह। ये इंडिया की बात ही नहीं, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। पैसे का किसी भी जगह, आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं किसी जगह कोई ऐसा कानून नहीं है कि 2000 से नीचे किताब लेनी है, 2000 से ऊपर। जो एक रास्ता था किताब पढ़ने का, किताबों की तरफ जाने का, वो भी बंद हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि जो नौजवान है, खास तौर पे आजकल के जो नौजवान है, उनको किस तरीके से हम किताबों की तरफ वापस ला सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि वो किताबें पढ़ना फिर से शुरू करें? देखिए इसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। अब फैसिलिटीज़ हमें बच्चों को देनी है, हमें अपने यूथ को फैसिलिटीज़ देनी है पढ़ने की, और हम इसमें पूरा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कर सकते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट करे। क्योंकि हमने यहाँ पे एक रीडिंग रूम्स खोले थे, तो जहाँ पे फ्री रीडिंग हमने रखी थी, फ्री वाईफाई फैसिलिटी रखी थी, कोई लिमिट नहीं था बैठने का, जो भी बच्चा आ जाए, जो भी रीडर आ जाए, बैठे पढ़े 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे और पढ़ के निकले, और कोई चार्ज नहीं था उसमें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुक रीडिंग हमने रखी हुई थी। लेकिन थोड़ा सा वो हो गया तो वो हमें बंद करना पड़ा फिर, तो इस वजह से वो 2021 में हमने फिर 2020 या 21 में हमने बंद किया उस। तो अभी क्या कर सकते हैं हम एज ए पब्लिशर? रीडिंग रूम्स हम खोल सकते हैं अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। हम कहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिटन लिख के दे दिया है कि हमें बस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं खुद एलजी साहब से भी मिला हूँ इस बारे में, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है इस बारे में, और एडवाइज़र कल्चर हुआ करते थे उन दिनों फारूक खान साहब, मैंने उनसे भी बात की है इस बारे में कि हमें फैसिलिटी दे दीजिए, हम रीडिंग रूम्स खोलना चाहते हैं कश्मीर के अंदर। वहाँ सिर्फ आपकी पब्लिशिंग हाउस की किताबें रहेंगी? नहीं सारी किताबें रहेंगी, और मेन फोकस जो है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। जो जम्मू कश्मीर के ऊपर किताबें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जितने भी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर है, मेन फोकस हम उन चीज़ों पर करेंगे, और बाकी जो हमारी अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री,
हिस्ट्री है वो हम रख ही लेंगे, उसका तो रखेंगे। तो ये लेकिन स्टेट के अंदर अगर मतलब कुछ रीडिंग रूम्स ऐसे हो कि तो हमारा मतलब हक बनता है कि मेन फोकस जो है स्टेट के ऊपर ही पहले हिस्ट्री पे हम करें और सेकंड पे हम दूसरे टॉपिक्स ले लें। तो ये एक तरकीब है जो आप समझते हैं कि लोगों को और ज़्यादा पास ला सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हम पब्लिशिंग की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि एक पब्लिशर खुद कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए किताबों के एतबार से, ना कि डिग्री के एतबार से, कि उसे किताबों के बारे में कितना इल्म होना चाहिए कि फिर वो जाके एक पब्लिशर बन सकता है, या कोई भी उठ के आए और वो सिर्फ इसे बिजनेस मॉडल देखे और पब्लिशिंग शुरू करे? मैं समझता हूँ कि पब्लिशर को जब तक इस चीज़ की नॉलेज ना हो कि वो पब्लिश कर क्या रहा है तब तक वो पब्लिशर नहीं है। क्योंकि जो हम किताबें पब्लिश करते हैं हमारा मेन फोकस दो ही टॉपिक्स के ऊपर है, एक जम्मू कश्मीर के ऊपर जो भी है जम्मू कश्मीर लद्दाख, और दूसरा सूफीज़म के ऊपर हम पब्लिश बुक्स करते हैं। और जब तक हमें ये नॉलेज ना हो कि हम पब्लिश कर क्या रहे हैं तब तक कोई भी पब्लिशर नहीं है। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पब्लिशर को भी कि वो समाज को दे क्या रहा है, जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा। क्योंकि हम पूरा चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट आता है पब्लिशिंग के लिए पूरा देख लेते हैं, हम रेफरेंसेस देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं किताब के कॉन्टेक्ट्स देख लेते हैं, और जो भी मतलब अपने हमारे जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें चेक करके हम फिर उस किताब को पब्लिश कर लेते हैं। एजाज साहब, कश्मीर में ऐसा क्या है या जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या वजह रही कि हम पब्लिशिंग के मयार को बढ़ा नहीं पाए उस लेवल पे जिस लेवल पे या दिल्ली में होता है, कोलकाता में होता है या मुंबई में होता है, बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस है जहाँ दुनिया भर की किताबें छपती है, दुनिया भर में वो किताबें बेचते हैं अपनी। तो कश्मीर इतना पीछे क्यों रहा, क्या वजूहात हैं इसकी? जिन जगहों की बात आपने की है वो सेंटर ऑफ इंडिया है, जहाँ पे अगर दिल्ली की बात हम करेंगे 1.5 करोड़ लोग जो है 24 घंटे के अंदर आते जाते हैं शहर के अंदर। दिल्ली शहर के अंदर कम से कम 1.5 करोड़ लोग जो है दूसरे स्टेटों से आते हैं जाते हैं। इसी तरह अगर हम कोलकाता की बात करें, चेन्नई की बात करें, बड़े बड़े शहर हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब इतने लोग आए इतने लोग जाएँ तो ऑटोमेटिकली काम ज़्यादा होगा वहाँ पर। और हमारा एक छोटा सा एक स्टेट है J&K, तो लेकिन शुक्र है रब्बुल आलमीन का हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत आगे हैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। हाँ, अलबत्ता इतना है कि जो होना चाहिए था वो नहीं है। मैं ये चीज़ इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जब हम कश्मीर की हिस्ट्री देखते हैं, आप भी बेहतर जानते होंगे, तो काफ़ी सारे बड़े नाम आते हैं लिटरेचर के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत बड़े नाम आते हैं, बिल्कुल हिस्टोरियंस के हवाले से बहुत बड़े नाम आते हैं, लेकिन जब हम आज के वक्त में देखते हैं तो लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं। अगर हम कोलकाता में ये चीज़ देखेंगे तो उनके शायर को बच्चा बच्चा गली का जानता है, लेकिन हमारे बड़े से बड़े शायर को चंद एक लोग जानते हैं। यहाँ रहमान राही साहब इतने बड़े शायर थे, शायद आज के बच्चे को मालूम भी नहीं होगा कि राही साहब है कौन। तो इस एतबार से मैं पूछता हूँ कि क्या हम एज ए सोसाइटी फेल हो गए हैं अपने इन राइटर्स को, पोएट्स को उस लेवल पे लाने के लिए कि लोग इन्हें नहीं पहचानते? ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं अपने एक प्रोजेक्ट की बात आपसे शेयर करूँगा। हमारा एक प्रोजेक्ट पिछले 12 सालों से चल रहा है, जो हमारे यहाँ के शायर गुजरे हैं, जैसे हम शम्स फकीर साहब, न्याम साहब है, महजूर है, अहमद बटवारी साहब है, अब्दुल अहद जरगर साहब है, इस तरह बहुत शायर गुजरे हैं। पिछले 12 सालों से हमने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम शुरू किया है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से इस साल हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। अगस्त में हम सारी किताबें ये दे रहे हैं, तो कंप्लीट वर्क्स दे रहे हैं। ये नहीं कि मतलब किसी भी शायर, जैसे शम्स फकीर साहब है तो उनके थोड़े बहुत जो है गज़ल्स हैं तो वो पब्लिश कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट वर्क्स दे रहे हैं। इनकी NGOs जो है उनके साथ हमने राब्ता किया हुआ है, बिल्कुल स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से चेक करवाया है हमने, और उसके बाद फिर अब पब्लिश में जा रही हैं ये किताबें। एजाज साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो नए राइटर्स हैं हमारे, है ना, नए राइटर्स हैं, नए ऑथर्स हैं, या जो पोएट्स हैं जो लिखना चाहते हैं, जो लिखने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए उस लेवल का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं है। जी, पब्लिशिंग तो चले दूर की बात है, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं आपके पास अपनी किताब लेके आऊँगा तो चंद एक पैसे तो मुझे खर्च नहीं पड़ेंगे। तो उसके अलावा भी हमारे पास उस लेवल का एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट माशाल्लाह टैलेंट है, शायर अच्छे हैं, फिर वो उर्दू हो या अंग्रेजी ज़बान हो, शायर मौजूद हैं, प्रोज राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टैलेंट हमारे पास अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छा है हमारे कश्मीर के अंदर। अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि आसमान छू लेंगे हमारे बच्चे।
इतना टैलेंट कश्मीर के अंदर है। लेकिन प्लेटफार्म आपने बिल्कुल सही कहा, प्लेटफार्म हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिस तरह होना चाहिए। जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की भी है, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी है, तो वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं इसमें। तो उनके भी अपने बायलाज होते हैं, जिस तरह हमारे अपने बायलाज हैं, हम किस तरह किताब लेते हैं राइटर से, फिर उस किताब को पब्लिश करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इसी तरह कल्चरल एकेडमी के पास भी अपने बायलाज हैं, वो भी प्रोसीजर में चलते हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से ये बिल्कुल मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ कि टैलेंट कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत है हमारे बच्चों में। प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हम लोगों को ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैं जाते जाते आपसे पूछूं, जैसे आपने भी देखा होगा, अपने बचपन से आपने देखा होगा कि पहले मुशायरों का एक कल्चर यहाँ भी हुआ करता था। मुशायरे होते थे, बिल्कुल मास लेवल पे होते थे, लोग जाते थे सुनने, वो गज़ल सुनने के शौकीन थे, वो शेर सुनने के शौकीन थे, तो लोग शेर पढ़ते थे तो वो शेर भी होते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं रहा है, उस लेवल पे मुशायरे नहीं होते हैं। चंद एक मुशायरे हैं जो बहुत महदूद हैं, लिमिटेड ऑडियंस होती है। वो क्यों हो रहा है ऐसे? हमें चीज़ वो तो आपको पता ही है कि हालात कश्मीर के अंदर कैसे रहे 90s से, वो तो पता ही है आपको। तो बहुत सारी चेंजेस आ गई तब से अब तक, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अब हो रहे हैं वो मुशायरे वगैरह जितने भी हैं, और ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन आप देख लीजिए, मेरे मोबाइल भी देख लीजिए, कम से कम 20 ऐसे ग्रुप्स हैं जो मतलब हफ्ते में कम से कम 2-2, 3-3 मुशायरे करते हैं, और ऑनलाइन मुशायरे होते हैं। अपना वो कलाम पढ़ लेते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, तो मुशायरे होने लगे फिर से शुरू। तो क्या हम आने वाले वक्त में गुलशन बुक से उम्मीद रख सकते हैं कि उनसे जितना हो सकेगा वो नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड? इंशाल्लाह ज़रूर जी, ज़रूर। हमारी बस यही कोशिश है कि अल्लाह ताला के फजल से जो हम कर रहे हैं इसमें रब्बुल आलमीन ने कामयाबी दी है, और आप बच्चों का भी इसमें साथ रहे हमारा, क्योंकि आगे आप लोगों को ही ये चीज़ें चलानी है। तो हमें जितना करना था हमने कर लिया, बस अब आप लोगों के हाथ में है। इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट। 100%। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये थे गुलशन बुक्स के चेयरमैन शेख एजाज साहब। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।